नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने फिजिक्स सेकंड पढ़ रहे थे। और कल की जो क्लास थी उसमें हम लोग चैप्टर शुरू कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर का नाम था तरलों के यांत्रिक गुण। तो तरल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो तरल पर दाब लगता है उस दाब को भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना पास्कल का नियम। तो देखिए, पास्कल का नियम अपने को बताता है कि विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर, विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर लगने वाले दाब का मान क्या होता है? समान होता है। तो ये पास्कल का जो नियम है वो क्या करता है? तरल जो होता है उसमें दाब के संचरण के नियम को प्रतिपादित करता है और इसी को अपने किस नाम से जानते हैं? पास्कल के नियम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पास्कल का नियम अपने को क्या बताता है? पास्कल का नियम अपने को बताता है कि विराम अवस्था में या विराम स्थिति में किसी भी पात्र में परिबद्ध द्रव पर, किसी भी पात्र में परिबद्ध द्रव पर जब क्या किया जाता है? इस द्रव के किसी बिंदु पर हम लोग दाब लगाते हैं। किसी बिंदु पर हम लोग जब क्या करते हैं? दाब लगाते हैं, तो इस दाब का मान संपूर्ण जो द्रव है उसमें एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। यानी किसी भी बिंदु पर लगने वाला दाब जो है वो संपूर्ण तरल के सभी बिंदुओं पर लगने वाले दाब के बराबर होता है। यानी ये जो दाब है ये संपूर्ण तरल के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को जाना जाता है पास्कल के नियम के नाम से। इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल का नियम। तो देखिए, पास्कल का नियम अपने को क्या बता रहा है? पास्कल का नियम हमें बता रहा है कि विराम स्थिति होनी चाहिए। विराम स्थिति के अंदर अपने क्या करते हैं? किसी भी पात्र के अंदर कोई द्रव जो है उसे परिबद्ध कर देते हैं और इस द्रव के अंदर किसी बिंदु पर अगर अपने दाब लगाएंगे तो ये दाब जो है सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यही अपना क्या होता है? पास्कल का नियम होता है। अब अपने क्या करेंगे? पास्कल का ये जो नियम है इसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे या प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। अपना टॉपिक आता है पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो अब हम लोगों को क्या करना है? पास्कल का जो नियम है इसका प्रायोगिक सत्यापन करना है। इसके लिए अपने क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं, विशेष प्रकार का एक पात्र लेते हैं जिसके अंदर जो अपना पात्र है उसका आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा और जिसमें 4 बेलनाकार क्या करते हैं हम लोग? नलियां लगा देते हैं। तो एक अपने गोलाकार पात्र लेते हैं, इस तरीके से एक गोलाकार पात्र लेते हैं और इस पात्र में क्या कर देते हैं? 4 नलियां लगा देते हैं। यहाँ पर 4 नली लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने इसमें क्या कर देते हैं? 4 नलियां लगा देते हैं और नली लगाने के बाद में अपने इनका नाम दे देते हैं A, B, C और D। और इसके ऊपर अपने क्या कर देते हैं? एक पिस्टन लगा देते हैं। ये क्या है? एक घर्षण रहित पिस्टन है। यहाँ क्या लगा दिया हम लोगों ने? एक घर्षण रहित पिस्टन लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ भी क्या कर दिया जाता है? एक घर्षण रहित पिस्टन जो है वो लगा दिया जाता है।
यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक घर्षण रहित पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने क्या कर दिया है, घर्षण रहित पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, तरल जो है इस तरल को भर देते हैं। देखिए ये जो पिस्टन हम लोगों ने लगाए हैं, ये नलियाँ जो लिए सभी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो अलग है। इस तरीके से अपने ये पत्र लेते हैं और ए बी सी डी इसमें क्या कर देते हैं, नली लगा देते हैं। इसके अलावा देखिए अपने पास में जो इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपने ए 2a 3a से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को a लेते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2a लेते हैं और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3a लेते हैं और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपने क्या कर देते हैं, a/2 लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो ये नलियां लगी हुई है, इन चारों में पिस्टन लगे हुए हैं और सभी जो पिस्टन लगे हुए हैं इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपने अलग लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नलियां लगी हुई है इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है, अलग है। अब अपने क्या करते हैं, ये जो नली ए है इसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है ए, इस पर हम लोग बल आरोपित करते हैं और कितना बल आरोपित करते हैं, F बल आरोपित करते हैं। तो ये जो इसकी साइड है इस पर अपने क्या किया, F बल जो है वो आरोपित कर दिया है। यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया है, F बल जो है वो आरोपित कर दिया है। F बल आरोपित करने के बाद में क्या होगा, ये जो यहाँ पर बल लगेगा इसकी वजह से तरल जो है इस पर दाब लगेगा और दाब लगने की वजह से ये दाब यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। यानी पीछे जो 3 नलियाँ आपके पास में बची है, इन तीनों नलियों पर भी क्या होगा, दाब आरोपित होगा और इन तीनों नलियों पर दाब लगने के कारण ये नलियाँ क्या करेगी, बाहर की ओर गति करेगी। देखिए नलियों के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है ये बाहर की ओर गति करेगा। जैसे ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा और ये पिस्टन भी बाहर की ओर जाएगा और ये पिस्टन भी किस ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। अब अपने अगर चाहे कि ये नलियाँ जो है इनके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है ये पिस्टन बाहर की ओर गति ना करे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बाहर से लगाना पड़ेगा बल। यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और वो बल कितना लगाना पड़ेगा, जब भी हम लोग देखते हैं तब अपने को पता चलता है कि उस बल का मान अपने पास में कितना कितना आएगा। तो उस बल का मान हमारे पास में जो आएगा वो आएगा F/2, 2F और 3F। अपने जो बल लगाएंगे इन्हें रोकने के लिए वो बल कितना कितना लगाएंगे, तो इसके अंदर यहाँ जो आपको बल लगाना पड़ेगा वो बल लगेगा 2F/2 और यहाँ आपको बल लगाना पड़ेगा 2F और यहाँ बल लगाना पड़ेगा आपको 3F। ठीक है, अंदर की ओर आपको बल लगाना पड़ेगा ये इस तरीके से। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि अपने एक गोलाकार पात्र लेते हैं या कोई बर्तन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी भरते हैं। इसमें 4 नलियाँ लगी हुई है A, B, C और D और इन चारों नलियों के अंदर लगे हुए हैं घर्षण रहित पिस्टन। अपने क्या करते हैं, सबसे पहले नली A को लेते हैं। नली A के अंदर जो पिस्टन है इस पर क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है और इस बल का मान अपने कितना रखते हैं, कैपिटल F रखते हैं। कैपिटल F बल लगाने की वजह से ये तरल जो है इस पर क्या लगेगा, एक दाब लगेगा। आपको पता है जैसे ही तरल पर दाब लगेगा तो ये तीनों जो पिस्टन लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, बाहर की ओर गति करेंगे। अपने चाहते हैं कि ये पिस्टन बाहर की ओर गति ना करे यानी संतुलन अवस्था में रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों पिस्टनों पर बाहर की ओर से आपको बल लगाना पड़ेगा। और आप लोग देखते हो कि कहाँ कौन सी नली पर कितना बल लगाना होगा। तो अपने प्रयोग के द्वारा देखा, जिस नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A/2 था उस पर आपको बल लगाना पड़ता है F/2 जिससे वो रुकता है। जिस नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A था उस साइड आपको बल लगाना पड़ता है 2F जिससे ये नली यहाँ पर रहे, नली के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है अपनी जगह रहे। और जिस नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लोगों ने 3A ले रखा है उस पर आपको बल लगाना पड़ता है 3F। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिए यहाँ F/A आपने जब किया तो इसका मान आता है कितना, P। कितना आता है, इसका मान निकल करके आता है P = F/A। दाब का सूत्र होता है आपके पास में बल बटा क्षेत्रफल, तो ये यहाँ से निकल करके आता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कितना आएगा, तो यहाँ आपने देखा F/2 या ऐसे लिखूँ मैं इसे F/2
2 और अपॉन में आया a/2 तो ये बन जाता है 2/a, 2 से 2 हो जाता है निरस्त और ये कितना आ जाता है f/a और ये किसके बराबर है, p के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी है 2f/2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आता है f/a, ये भी किसके बराबर है, ये भी आपके पास में जो मान है वो p के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ आप लोग देखोगे कि ये 3f है, ये 3a है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, ये आता है f/a और ये भी किसका मान है, ये भी आपके पास में दाब p का मान है। यानी तीनों जो नलियाँ आपके पास में है, तीनों नलियों के अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है इस पर आपको कितना दाब लगाना पड़ता है, तो इन तीनों पर आपको दाब लगाना पड़ता है p। तीनों पर कितना दाब लगाना पड़ता है, तो तीनों पर आपको दाब लगाना पड़ता है p दाब लगाने के बाद में ही ये नलियाँ जो है वो अपनी जगह रुक पाती है। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष निकल करके आता है कि पास्कल का जो नियम आपको बता रहा था कि अगर आप लोग क्या करते हो, किसी एक बिंदु पर आप लोग दाब लगाते हो तो संपूर्ण द्रव के अंदर ये दाब जो है वो एकसमान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। तो प्रायोगिक रूप से भी आप लोगों ने देख लिया कि जब एक नली जो है उस पर आपने p दाब लगाया तो बाकी जो नलियाँ हैं जिसमें पिस्टन लगे हुए हैं इन पर भी आपको कितना दाब लगाना पड़ता है, p दाब लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो आपका पास्कल का नियम है उसका प्रायोगिक सत्यापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने नया टॉपिक आता है आपके पास में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। गहराई जो होती है, इस गहराई के साथ दाब में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। नया टॉपिक हमारे पास में आता है गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। गहराई के साथ दाब में परिवर्तन, ये नया टॉपिक है हमारे पास में, गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग एक पात्र लें, ये आपके पास में कोई एक पात्र है जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, द्रव भर रखा है, तरल मान सकते हो आप लोग। तो इसमें अपने क्या कर दिया, किसी तरल को भर दिया है और इसमें अपने एक द्रव स्तंभ लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक द्रव स्तंभ है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपने मान लेते हैं a और यहाँ अपने कोई एक पॉइंट लेते हैं b और यहाँ अपने कोई एक पॉइंट लेते हैं c और ये जो आपके पास में द्रव स्तंभ है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h और इसके अंदर जो द्रव भर रखा है उसका घनत्व मान लेते हैं कितना है, उसका घनत्व आपके पास में रो है। ठीक है, इसके अलावा अपने ये भी मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एक पॉइंट P है और कोई एक पॉइंट है इसमें जिस पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान मान करके अपनी भार की बात करेंगे इस तरीके से। तो देखिए आगे अपने इसमें सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो द्रव स्तंभ मान रखा है इस बेलनाकार द्रव स्तंभ का द्रव्यमान आप लोगों को ज्ञात करना है। यानी जो काल्पनिक बेलन मान रखा है और उसमें जो द्रव स्तंभ है उस द्रव स्तंभ का द्रव्यमान, तो इस द्रव स्तंभ का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर आएगा, तो लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा था, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, घनत्व गुणा आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ घनत्व किसके, ये आपका द्रव्यमान किसके बराबर है, घनत्व गुणा आयतन के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, घनत्व गुणा द्रव्यमान के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इसका द्रव्यमान जैसे कैपिटल M से अगर मैं इसे लिखूं तो घनत्व क्या आएगा, रो आएगा, आयतन कितना होगा, V होगा। तो ये कैपिटल M किसके इक्वल होगा, M इंटू V के इक्वल होगा, या M जो है वो किसके इक्वल होगा, रो। A जो आपका आयतन है ये आयतन किसके बराबर होगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कैपिटल A है और इसकी ऊंचाई जो h है। तो कैपिटल M जो है वो आपका कितना आ जाता है, वो आ जाता है रो A H।
ठीक है। तो रो ए एच जो है आपके पास में इसका द्रव्यमान है। अब बेलनाकार द्रव स्तंभ जो है इस पर कौन कौन से बल लगते हैं, तो वो बल देखिए। तो इसके अंदर अपने देखते हैं बेलनाकार द्रव स्तंभ पर लगने वाले बल। बेलनाकार द्रव स्तंभ पर लगने वाले बल, ठीक है। जो हम लोगों ने बेलनाकार द्रव स्तंभ ले रखा है, इस पर देखिए कौन कौन से बल आपके पास में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बल लगेगा वो लगेगा इसकी ऊर्ध्वाधर फलक पर, और इसकी ऊर्ध्वाधर फलक जो है, ये वाली जो फलक है इस पर बल लगेगा। और इस पर कितना बल लगेगा, मान लेते हैं ये बल आपके पास में लग रहा है F1। कितना लगेगा, F1 लगेगा। और उसके बाद में एक बल इसके अंदर लगेगा इसके नीचे वाली फलक पर जो लगेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और एक बल लगेगा इसके भार के कारण जो लगेगा नीचे की ओर, कितना होगा, mg होगा। तो सबसे पहले अपने जो बल लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं इसकी ऊर्ध्वाधर फलक जो है, इसकी ऊर्ध्वाधर फलक पर लगने वाला बल। तो इसकी जो ऊर्ध्वाधर फलक है उस पर कितना बल लग रहा है, F1 बल लग रहा है। तो ये F1 बल जो है, ये F1 बल किसके बराबर आपके पास में आने वाला है, तो ये आने वाला है P1A के बराबर, ठीक है। F1 किसके बराबर आने वाला है, ये आएगा आपका P1A पर। यहाँ P1 जो है, यहाँ P1 जो हम लोगों ने लिखा है, ये P1 क्या है, ये P1 जो आपकी ऊपर वाली फलक है द्रव स्तंभ की, इस ऊपर वाली फलक पर नीचे की ओर लगने वाला दाब है। तो आपका F1 जो है वो किसके बराबर आ गया, ये आ जाता है P1A के। दूसरा बल जो यहाँ पर लगेगा वो लगेगा इसके भार के कारण, किसके कारण, इसके भार W के कारण, और कितना लगेगा, mg लगेगा। तो m का मान हम लोगों ने लिख रखा है रो ए एच, तो ये तो आ जाएगा रो ए एच, और गुणा कितना आ जाएगा, g, रो ए एच जी। ये बल किस ओर लगेगा, ये बल भी नीचे की ओर लगेगा। और तीसरा बल जो यहाँ पर लगने वाला है, ये तीसरा बल लगेगा यहाँ पर F2, और किसके बराबर आएगा, ये आएगा P2A के बराबर। यहाँ ये जो बल लग रहा है ये लगने वाला है इसके नीचे वाले फलक पर, जिसकी दिशा किस ओर है, ऊपर की ओर है। यानी नीचे वाली फलक पर लगने वाला बल कितना है आपके पास में, F2 है। और अगर ये संतुलन अवस्था में है या सम्य अवस्था में है, तो बेलन में स्थित द्रव जो है वो भी क्या होगा, सम्य अवस्था में होगा, जिससे परिणामी बल जो आपके पास में आएगा उस परिणामी बल का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जब ये सम्य अवस्था में होगा, सम्य अवस्था में होगा, सम्य अवस्था में, तो सम्य अवस्था के अंदर परिणामी बल का मान कितना आएगा, तो सम्य अवस्था में परिणामी बल जो है उसका मान आने वाला है आपके पास में 0, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो दो बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है आपके पास में F1 जो नीचे की ओर है, और एक बल लग रहा है mg। F1 और mg दोनों बल किस ओर लग रहे हैं, नीचे की ओर लग रहे हैं। तो एक तो आएगा F1, एक आएगा mg, और एक आएगा माइनस का F2, क्योंकि इसकी दिशा इन दोनों के विपरीत है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर सभी मान हम लोग इसमें रख देते हैं तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा, F1 का मान हमारे पास में है P1A, कितना है, P1A। mg जो है, mg ये वाला, इसका मान कितना है, इसका मान है रो ए एच जी। माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा P2A बराबर किसके, 0 के, ठीक है। बराबर किसके आ जाता है, ये 0 के आ जाता है। और यहाँ से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हो P2 माइनस P1 का। यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हो, P2 माइनस P1 का कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P2A को आगे की ओर लेकर के जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का बनेगा, और ये बनने वाला है माइनस का P1A, और किसके बराबर, रो ए एच जी के बराबर। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो समीकरण आपके पास में है, यहाँ से आप लोग A को कॉमन ले सकते हो। अगर A को आप लोग कॉमन लेते हो तो ये बनता है P2 माइनस P1 इक्वल रो ए एच जी, रो ए एच जी। A से A आपका कैंसिल हो जाता है, और आपके पास में बनता है P2 माइनस P1, और किसके बराबर, रो जी एच के बराबर। तो ये समीकरण आपके पास में जो आ रही है, ये द्रव स्तंभ के जो दो अलग अलग बिंदु आपने ले रखे हैं, या आप लोग ये बोल सकते हो आपके पास में जो h दूरी के ऊपर जो अलग अलग जो बिंदु है उनके मध्य जो दाब का अंतर है वो कितना आता है, तो उनके मध्य जो दाब का अंतर है वो आपके पास में आता है रो जी एच, ठीक है। तो h जो दूरी है उस पर स्थित दो पृथक बिंदुओं के मध्य ये क्या है, दाब का अंतर है। अगर अपने यहाँ पर क्या कर दिया जाए, जो
H गहराई पर आप लोगों ने बिंदु B ले रखा है, ये वाला बिंदु ले रखा है। इस द्रव स्तंभ को अपनी क्या कर दें, थोड़ा ऊपर उठा दें, यानी यहाँ जो ये द्रव स्तंभ है इसे अपने क्या कर दें, थोड़ा ऊपर उठा दें। और कितना ऊपर उठा दें कि ये पॉइंट B जो है ये यहाँ आ जाए, सीधा किसके संपर्क में आ जाए, वायुमंडल के संपर्क में आ जाए। तब इसके ऊपर जो दाब लगने वाला है वो दाब कौन सा होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। यानी इसे उठा करके आप लोग अगर ऊपर ले आओ, यानी कहाँ ले आओ, इसे वायुमंडल की ओर ले आओ, यानी जो द्रव है इसका दाब इस पर लगना बंद हो जाए, सीधा किसके संपर्क में आ जाए, ये वायुमंडल के संपर्क में आ जाए। तो उसमें इस पर जो दाब लगने वाला है P1 ये किसके बराबर आ जाएगा, PA के बराबर आ जाएगा। और अपने ये मान लेते हैं कि जो P2 है वो किसके बराबर आता है, P के बराबर आता है। तो उसमें ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास में, इन दोनों मानों को रखने के बाद में देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा P इक्वल, इसे आगे ले जाता हूँ P1 को, तो PA प्लस रो जी एच। तो P का फॉर्मूला आपके पास में क्या बनता है, P का फॉर्मूला बनता है PA प्लस रो जी एच। और यहाँ अगर अपने P माइनस PA ज्ञात करते तब वो जो फॉर्मूला बनता वो बनता H गहराई के साथ दाब P में परिवर्तन, मतलब गहराई के साथ अपने पास में क्या परिवर्तन आता है उसे अपने दर्शाते P माइनस PA से। देखो ध्यान से, ये जो आपके पास में फॉर्मूला बन गया है P का, ये क्या बना है, ये फॉर्मूला बना है PA प्लस रो जी एच, ठीक है। और अगर इसे मैं लिखता इस तरीके से P माइनस PA रो जी एच, तो ये किसे दर्शाता, ये दर्शाता गहराई के साथ में दाब में होने वाले परिवर्तन को। गहराई के साथ में दाब जो है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसका मान कितना आता है आपके पास में, रो जी एच आता। और एच गहराई के साथ में आपके पास में जो दाब में अंतर आ रहा है इसे हम लोग जानते हैं गेज दाब के नाम से। यानी P माइनस PA आपके पास में जो टर्म आई है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे जाना जाता है उस बिंदु पर गेज दाब के नाम से। तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि द्रव में किसी बिंदु पर कुल दाब, द्रव में किसी बिंदु पर कुल दाब, जैसे यहाँ आपके पास में द्रव जो है, द्रव में स्थित बिंदु है उस पर लगने वाला कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब, यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके पास में बनेगा। ये वाला इस तरीके का डायग्राम आपके पास में बने, ये H गहराई है और ये आपका पॉइंट है जो सीधा किसके संपर्क में, वायुमंडलीय दाब के संपर्क में है। और यहाँ जो दाब लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये लग रहा है P। तो आप लोग बोल सकते हो कि H गहराई में स्थित बिंदु पर लगने वाला दाब, क्योंकि ये H गहराई होगी, ऊपर से दूरी नापोगे तो सीधी ये H होगी, तो H गहराई में स्थित किसी बिंदु पर दाब P तथा वायुमंडलीय दाब जो है उस वायुमंडलीय दाब का अंतर, H गहराई में स्थित दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गेज दाब के नाम से। यानी गेज दाब अगर आपसे पूछा जाए कि गेज दाब क्या होता है तो आप लोग बताओगे कि जो H गहराई पर दाब है वो, और दूसरा अपने पास में जो वायुमंडलीय दाब है वो, इन दोनों का अंतर किस नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों का अंतर जाना जाता है गेज दाब के नाम से। आगे देखिए इसमें नया टॉपिक आता है अपने पास में द्रव चालित मशीनें, जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं पास्कल के नियम के उपयोग। पास्कल के नियम के उपयोग देखिए इसमें, पास्कल के नियम के उपयोगों को अपने जानते हैं द्रव चालित मशीनों के नाम से, कि द्रव चालित मशीनें जो होती है वो अपने पास में क्या होती है। तो देखिए अपना नया टॉपिक आता है द्रव चालित मशीन, द्रव चालित मशीन। और इसके अंदर जो सबसे पहले आपके मशीन दी गई है वो है द्रव चालित उत्थापक। द्रव चालित उत्थापक या अपने जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। सबसे पहला इसमें उपयोग आता है द्रव चालित उत्थापक, द्रव चालित उत्थापक या हाइड्रोलिक
लिफ्ट। तो जो आपके पास में पास्कल का नियम है, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग अगर आप लोग देखोगे तो दो अनुप्रयोग आपके दिए गए। एक तो इसमें आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक अपने इसके अंदर आता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट को। हाइड्रोलिक लिफ्ट को ही अपने किस नाम से जानते हैं? द्रव चालित उत्थापक के नाम से जानते हैं। लिफ्ट को अपने उत्थापक बोलते हैं और जो हाइड्रोलिक अपने लिख रखा है इसको अपने बोलते हैं द्रव चालित। तो द्रव चालित उत्थापक जो होता है ये देखिए, सबसे पहले तो अपने इसके अंदर ये देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। तो ये काम करने वाला है पास्कल के नियम या पास्कल के जो नियम है उसके सिद्धांत पर। पास्कल का जो नियम है उसका सिद्धांत क्या था वो आपको बताता है कि अगर आप लोग क्या करते हो, किसी द्रव पर, पात्र में स्थित किसी द्रव पर अगर आप लोग क्या करते हो, दाब आरोपित करते हो, यानी आपके पास में क्या है, कोई एक पात्र है और उस पात्र में आप लोगों ने क्या कर रखा है, कोई द्रव भर रखा है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है इसमें कि पात्र में स्थित किसी द्रव या गैस, तरल लिख सकते हो, दोनों आते हैं, तो कि पात्र में स्थित किसी तरल पर आरोपित दाब उस तरल के अंदर बिना ऊर्जा हानि के सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। यानी पात्र में स्थित किसी तरल पर आरोपित दाब जो है बिना किसी ऊर्जा हानि के, बिना किसी हानि के, यानी किसी भी प्रकार की इसमें क्या नहीं होगी, हानि नहीं होगी, बिना किसी हानि के तरल जो होता है, तरल में सभी दिशाओं में, तरल में सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है, एक समान रूप से संचरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। ये अपने पास में क्या था, पास्कल का नियम था कि किसी पात्र में स्थित किसी तरल पर आरोपित दाब जो है वो बिना किसी हानि के, बिना किसी ऊर्जा हानि के तरल में सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसी सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपने इसका डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। ठीक है।